नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करें एक बड़ी खबर का। दिल्ली शराब नीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। शराब नीति के मामले में ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली, पंजाब सहित 35 ठिकानों पर रेड पड़ी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शराब नीति के मामले में ईडी ने छापेमारी की है। कई राज्यों में ये छापेमारी की गई है। दिल्ली, पंजाब सहित 35 ठिकानों पर ईडी की तरफ से ये छापेमारी की गई है। एक तरफ शराब नीति को लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी और ऐसे में ईडी लगातार शराब नीति को लेकर एक्शन में रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी ने कई जगह पर छापेमारी की है। दिल्ली और पंजाब सहित 35 ठिकानों पर सिलसिलेवार छापेमारी देखी गई है। तो दिल्ली, पंजाब में कई ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमारी की है और सुबह देखिए अचानक ही छापेमारी की खबरें सामने आई। शराब नीति को लेकर एक तरफ सियासत अलग ही रंग लेती है, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी लंबे दौर तक चला। ऐसे में एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई आखिर क्या संदेश देगी और सबसे अहम चीज है कि इस ईडी की कार्रवाई पर क्या जवाब आएगा। दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापेमारी की है। लगभग 35 जगह पर 35 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में मदरसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मदरसे में जबरन भीड़ घुसी है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूजा की गई है। पुलिस ने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से आ रही है, जहां पर एक मदरसे में जबरन कुछ लोग घुस गए और वहां पर जय श्री राम का नारा लगाने लगे और न सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाया बल्कि मदरसे में पूजा अर्चना भी की। इस मामले में पुलिस फौरन एक्शन में आई और पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए कुछ लोग इस मदरसे में घुस गए और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी, पुलिस फौरन ही मौके पर पहुंच गई और इस मामले में 9 लोगों पर देखिए एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्नाटक में मदरसे में अचानक भीड़ घुस गई। यहाँ के लोग जो आए हुए हैं, ये लोग किसी के गुस्से से नहीं आए हुए। एक उनके अंदर गुस्से के साथ साथ ये खौफ भी है कि आज हमारी मस्जिद पे हमला करें, कल हमारे घर का मुहाफिज कौन है, कल हमारे घर की गारंटी कौन लेते हैं, कल हमारे घर की औरतें जो दूर दराज पढ़ने लिखने जा रही है उसकी गारंटी कौन लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब अपने एक्शन से देना होगा। और बच्चे गुस्से में हैं, बच्चों को हमने सबको रोक के रखा है। बच्चे गुस्से में भी हैं और बच्चों की अपनी एक फिक्र है और जायज़ फिक्र है, क्योंकि हमारी मस्जिद जो शहर के बीचों बीच है, पुलिस की निगरानी में मस्जिद के अंदर घुसकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मीनार के ऊपर उसकी बेहरमती करने की कोशिश करें, तो फिर मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चों का जिम्मेदार कौन है कि हमको हिंदुस्तान में रहने के बाद कि हमारे को जो हकूक है वो है या नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना होगा। चलिए बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। 79 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे अरुण बाली। बड़ी खबर, दुखद खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। 79 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लंबे वक्त से बीमार थे। डॉक्टर्स लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे थे। इस बीच ये दुखद खबर आई जिसमें बताया गया कि अरुण बाली
अब हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। लंबे वक्त से बीमार थे, अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन गंभीर बीमारी से जूझते जूझते उन्होंने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली अब हमारे बीच नहीं रहे। 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। गृह मंत्री अमित शाह आज से नॉर्थ ईस्ट राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह सबसे पहले सिक्किम का दौरा करेंगे। यहां गृह मंत्री डेरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और साथ ही बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वहीं 8 अक्टूबर को असम का दौरा करेंगे, जहां गुवाहाटी में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में रहेंगे और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य के डीजीपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठक करेंगे। इस दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थ को भी नष्ट किया जाएगा। 9 अक्टूबर को अमित शाह असम में मां कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे और पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के सभी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही असम में डेरा गांव में राज्य भर के एसपी के सम्मेलन की अध्यक्षता भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या है गृह मंत्री अमित शाह का मिशन नॉर्थ ईस्ट, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हम आपको मिशन बता रहे हैं। सिक्किम में डेरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग में भी शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। 8 अक्टूबर को शाह का गुवाहाटी दौरा है। ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। गुवाहाटी में बीजेपी के स्टेट ऑफिस का उद्घाटन भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि शाह मिशन नॉर्थ ईस्ट पर है। नॉर्थ ईस्ट में जब्त किए गए नशीले पदार्थ को भी देखिए इस दौरान जलाया जाएगा। और सिक्किम में डेरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो हैं नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर कई कार्यक्रम है। बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है, जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। तो ये अमित शाह का मिशन नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें शामिल होने के लिए वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहने वाले हैं। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं। ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार और उनके भाई को समन जारी किया है। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश सांसद हैं। दोनों भाइयों को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आर्थिक योगदान के लिए ईडी की तरफ से ये समन जारी किया गया है। डीके शिव कुमार ने पेश होने के लिए ईडी से वक्त मांगा, लेकिन ईडी ने वक्त नहीं दिया और 7 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के हेडक्वार्टर में पेश होने का आदेश दिया। वहीं कर्नाटक कांग्रेस चीफ ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे लोगों के अपार जन समर्थन से बीजेपी घबरा गई है, जिस वजह से ईडी का इस्तेमाल कर वो पार्टी के नेताओं को समन भिजवा रही है। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस चीफ को नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस और उन्हें और उनके भाई डीके सुरेश को नेशनल हेराल्ड में आर्थिक मदद देने का आरोप लगाते हुए समन जारी किया गया है। तो यहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे बीजेपी घबरा गई है और इसीलिए लगातार इस तरह की छापेमारी की जा रही है।
तो ईडी के सामने डीके शिव कुमार की पेशी होनी है। आइए इससे जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से आगे जा रहा है। ईडी के सामने डीके शिव कुमार की पेशी है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के बीच डीके को तलब किया गया और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी तलब किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी घबरा गई है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य आयोजक हैं डीके शिव कुमार, जिन्हें दिल्ली तलब किया गया है और ऐसे में ईडी के सामने जब तलब किया गया है तो आगे भी कार्रवाई होगी। भाई डीके सुरेश को भी पेश होने का आदेश दिया गया, यानी न सिर्फ डीके शिव कुमार बल्कि उनके भाई को भी ईडी के समक्ष पेश होना है। ईडी ने राहत देने का अनुरोध ठुकरा दिया और आज पेशी जरूरी है। तो शिव कुमार की तरफ से अर्जी दी गई थी कि दरअसल वो पेशी में कुछ वक्त चाहते हैं, लेकिन ये वक्त उन्हें नहीं दिया गया, जिसके बाद ईडी की तरफ से ये पेशी जो है ठुकरा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ मीटिंग करेंगे। आज शाम करीब 4 बजे दोनों के बीच मुलाकात होगी और उम्मीद की जा रही है कि दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर सकारात्मक बातचीत भी होगी। हालांकि दोनों के बीच चल रही तकरार कुछ और ही इशारा कर रही है। मुलाकात से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी पर तंज कसा और एलजी विनय सक्सेना को कूल रहने की सलाह दी। केजरीवाल के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे छिछोरापन करार दिया। तो एलजी विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच तकरार चल रही है। इस बीच आज मुलाकात होनी है, तो चलिए इससे जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। काफी समय से देखिए दोनों के बीच तकरार चल रही है और ये तकरार किसी से छिपी नहीं है। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच की तकरार किसी से छुपी नहीं है, लेकिन ऐसे में आप देखिए कि आज दोनों के बीच बैठक है। पहले से ही आप देखिए कि कई मुद्दों पर असहमति दोनों के बीच रही है और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते। मुद्दे हल करने के लिए हो सकती है बातचीत। तो आज होने वाली बैठक के बाद ही माना जा रहा है कि शायद आज जो बैठक होगी उसमें दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एलजी विनय सक्सेना पर तंज कसा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और ट्वीट भी किया था इसको लेकर, लेकिन इस पर आप देखिए कि बीजेपी ने पलटवार किया। लेकिन जिस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया, तंज कसा गया, तो एलजी को कूल रहने की सलाह दी गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। काफी समय से दोनों के बीच तकरार चल रही है, लेकिन अब ये तकरार जो है शायद खत्म हो जाए, क्योंकि कई मामलों पर दोनों के बीच असहमति देखी गई है। सीएम और एलजी की ये मुलाकात जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुद्दे हल करने को लेकर बातचीत हो सकती है दोनों के बीच। मुलाकात से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और एलजी को कूल रहने की सलाह दी। वहीं तंज भी कसा था और कहा था कि इतना मेरी पत्नी मुझे नहीं डांटती है जितना एलजी डांटते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला अदालत एक अहम फैसला सुना सकती है। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई का आज अहम दिन, एक बड़ा दिन इस सुनवाई के लिहाज से। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजूखाने क्षेत्र में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की है और इसे लेकर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में आज जिला अदालत अहम फैसला सुना सकती है। लेकिन उससे पहले मामले में एक और याची राखी सिंह ने जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में ले जाने की बात कही। याची ने कहा कि अगर कोर्ट से कार्बन डेटिंग के लिए आदेश मिलता है तो जजमेंट आने में देरी होगी। जिला अदालत के इस फैसले को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगी। राखी सिंह की तरफ से खड़े विश्व वैदिक सनातन संघ ने भी कार्बन डेटिंग कराने का विरोध किया। कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष 2 भागों में बटा नजर आ रहा है, लेकिन जिला अदालत आज शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए या फिर नहीं, इसको लेकर फैसला सुनाएगा।
तो कार्बन डेटिंग कराने की मांग की जा रही है, इसको लेकर आज फैसला भी आएगा। लेकिन आखिर क्या है कार्बन डेटिंग, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कोई चीज कितनी पुरानी है इसका पता लगाने का तरीका है कार्बन डेटिंग। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की जा रही है। कार्बन बेस्ड चीज यानी कार्बनिक पदार्थ की अनुमानित उम्र बताती है कार्बन डेटिंग विधि, क्योंकि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो शिवलिंग है ये पुराने समय से ही यहाँ पर था। हिंदू पक्ष का ये कहना है, लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष का कुछ और कहना है। अब आखिर कितनी पुरानी है ये शिवलिंग, क्या ये वाकई पुरानी है, ये तमाम चीजें कार्बन डेटिंग से पता चलेंगी। 7 साल पहले हुआ था कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार। तो क्या होता है कार्बन डेटिंग, ये हम आपको बता रहे हैं। 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड लिबी और उनके साथियों ने इसका आविष्कार किया था। 60 साल पहले इसका आविष्कार हुआ है। 1960 में उन्हें इसके लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब कार्बन डेटिंग बनाई गई और उसको लेकर क्या रहा वो आपको बता रहे हैं। तो ये तरीका है कार्बन डेटिंग का, जिससे आप ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, क्या इसकी उम्र है। इसके जरिए ये माना जा रहा है कि शायद ये जानकारी मिल पाए कि आखिर ये शिवलिंग कितना पुराना है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं और अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बाद अब सियासी वर्चस्व की लड़ाई ने जोर पकड़ लिया है। जहां उद्धव और शिंदे गुट में पहले कुर्सी असली और नकली शिव सैनिक को लेकर रार छिड़ी हुई थी, तो वहीं अब दोनों पार्टी के चुनाव को लेकर तकरार निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक पहुंचने वाली है। जानकारी के मुताबिक आज शिंदे गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर अपनी दावेदारी को लेकर चुनाव आयोग से मिलेंगे और चुनाव चिन्ह पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर शिंदे गुट अपनी तैयारियों में जुटा है और इसी तैयारी का एक हिस्सा है दावेदारी का। तो पहले हमने देखा कि शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों आमने सामने हैं और ये कहते हैं कि दरअसल हम ही असली शिव सैनिक हैं। लेकिन सरकार तो बदल गई, यानी उद्धव गुट से लेकर शिंदे गुट तक। लेकिन अब अहम चीज, आखिर ये जो सिंबल है ये किसे मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने एक विवादित मामले में कार्रवाई की। मामला विदिशा के कुरवाई इलाके के एक सरकारी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य की ओर से मजार जैसा चबूतरा बनाने का है, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ रहा है। सीएम राइज स्कूल परिसर के अंदर बने इस चबूतरे का विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की आपत्ति और विरोध के बाद अब विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुल मौदगिल द्वारा साइना फिरदौस का तबादला कर दिया गया है। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग ने भी सक्रियता दिखाई। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट से बातचीत कर हकीकत जानी। कानूनगो ने स्कूल में हुई इस लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। जांच की हमको पता चला कि विद्यालय की एक पूर्व प्राचार्य और उसके पति द्वारा वहां पर फरवरी मार्च के महीने में इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया गया। मई महीने में इसकी शिकायत भी जिला शिक्षा अधिकारी तक आ गई और 15 अगस्त को स्कूल के जो नए प्राचार्य आए उन्होंने एक जांच रिपोर्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी को दे दी बना करके। उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि वहां पे बच्चों को राष्ट्रगान केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कराया जाता था। राष्ट्रीय गीत कभी नहीं कराया गया, जो कि मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा हमको अपनी जांच में जो पता चला वो यह था कि शुक्रवार के दिन बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी जाती है। हमको ये भी पता चला कि पूर्व प्राचार्य जब वहां काम कर रही थी उसने एक कक्ष नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित कर रखा था। प्रार्थना मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हैं। और राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौक़ों पे होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी के मौक़ों पे होता है। और राष्ट्रीय गीत भी नहीं हुआ। मेरे पास वहाँ से वरिष्ठ कार्यालय से एक व्हाट्सएप पे सूचना आई कि कोई कुरवाई में जांच करवाइए, बाजार बन गई है। तो अगस्त में मैंने उसकी प्राचार्य और बीओ से जांच करवाई और जांच करवा के ये पाया गया कि ये पहले नहीं थी स्ट्रक्चर, लेकिन ये फरवरी में उस वक्त की प्राचार्य शाइना फिरदौस ने इसको बना दिया। तो शाइना फिरदौस से भी पूछा गया कि आपने क्यों बनाया,
तो उसने ये बताया कि पहले यहाँ पर ऐसे चबूतरा था, मैंने रिपेयरिंग करवा दी इसकी, जबकि रिपेयरिंग चबूतरे की तो और होती है, लेकिन उसने उसको मजार नुमा शेप दे दी, उसका मुंह वगैरह बना दिया। तो उससे ये वो हुआ कि इसी ने जो है इसको बनाया है। तो ऊपर वरिष्ठ कार्यालय ने फिर उसका वहाँ से ट्रांसफ़र करके पठारी कर दी।